हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पी कुमार हिस्ट्री क्लासेज में। अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजय के बाद हम अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजय को देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत में दूसरी नीति अपनाता है और दक्षिण भारत में वह दूसरी अपनी नीति अपनाता है। उत्तर भारत में वह जिन राज्यों को पराजित करता है उनको वह अपने साम्राज्य में शामिल कर लेता है, यानी प्रत्यक्ष नियंत्रण उन क्षेत्रों पर स्थापित कर लेता है। लेकिन दक्षिण भारत के लिए वह दूसरी नीति अपनाता है, वह इन क्षेत्रों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ही स्थापित करता है। इसी से संबंधित आईएएस की परीक्षा में एक प्रश्न क्वेश्चन आया था मुख्य परीक्षा में कभी पहले कि अलाउद्दीन खिलजी एक अनोखा साम्राज्यवादी था। तो अलाउद्दीन खिलजी अनोखा साम्राज्यवादी इन्हीं संदर्भों में था कि अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत में दूसरी नीति अपनाता है और दक्षिण भारत में चूंकि वह इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से परिचित था, क्योंकि जब जलालुद्दीन शासक था तो अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में खुद अभियान किया हुआ था, देवगिरी तक आक्रमण किया था और यहाँ से बहुत सारा धन लेकर वो दिल्ली वापस गया था। और फिर इसी धन के बलबूते ही वह जो है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है, अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करता है और खुद दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। तो वह इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से परिचित था। वह फिर उस समय यातायात एवं संचार के साधन इतने विकसित नहीं थे कि इतने दूरस्थ क्षेत्र पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता। तो अलाउद्दीन खिलजी ने समझदारी दिखाई और इन क्षेत्रों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण से ही वह संतुष्ट हो गया, इनसे धन प्राप्त करके और वार्षिक कर लेके। तो अलाउद्दीन की खिलजी की यही नीति अनोखी नीति थी, इसीलिए कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी अनोखा साम्राज्यवादी था। तो अगर ये प्रश्न लिखने को आए तो उसमें उत्तर भारत की नीति, जिन जिन राज्यों को विजित करता है और कैसे जो है उनको प्रत्यक्ष नियंत्रण में अपने ले लेता है, दक्षिण भारत के जिन राज्यों को पराजित करता है उनको कैसे अधीनस्थ शासक बनाकर छोड़ देता है, इन सब का जिक्र करके इस प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में लिखा जा सकता है। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को अनोखा साम्राज्यवादी कहा जाता है। दक्षिण भारत के वह 4 राज्यों को जो है विजिट करता है, देवगिरी, तेलंगाना, होयसल, पांडे, ये 4 राज्य हैं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला शासक है जो दक्षिण का अभियान करता है। इससे पहले दिल्ली सुल्तान में कोई भी ऐसा शासक नहीं था दिल्ली सल्तनत में जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया हुआ। तो इसलिए ये भी पॉइंट ध्यान में रखने योग्य है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया। दक्षिण भारत का अभियान करने का उसका जो उद्देश्य था वो एकदम बिल्कुल क्लियर है। यद्यपि अमीर खुसरो कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण की विजय इसलिए करना चाहता था ताकि इस्लाम का वह प्रसार कर सके, लेकिन डॉक्टर के.एस. लाल हैं, उनका कहना है और इसके साथ ही आयंगर हैं विद्वान, उनका भी ये मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी का एकमात्र उद्देश्य दक्षिण भारत से धन प्राप्ति का था। तो यही सर्वमान्य मत भी है कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान का उद्देश्य धन की प्राप्ति करना था और दक्षिण भारत के अभियान में वह यह नीति अपनाता है कि धन की प्राप्ति होती रहे वार्षिक रूप से भी, और साथ ही साथ उन क्षेत्रों पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण न स्थापित करना पड़े, नहीं तो प्रशासन का उत्तरदायित्व अगर लेना पड़ेगा तो उसका भी खर्च वहन करना और विद्रोह इतने होंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहीं न कहीं दूरदर्शितापूर्ण नीति अपनाई और इन क्षेत्रों को पराजित करके अधीनस्थ शासक के रूप में शासन करने दिया और उनसे धन, उपहार, साथ ही वार्षिक कर उनसे लेना सुनिश्चित किया। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे देवगिरी का अभियान करता है। देवगिरी
का शासक है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। अब अभियान क्यों करता है अलाउद्दीन खिलजी की? 3 वर्षों से इन्होंने वार्षिक कर नहीं दिया था। कारण 3 वर्षों से वार्षिक कर नहीं दिया। और एक दूसरा कारण है कि जब गुजरात का अभियान किया गया था उत्तर भारत में, तो वहां का शासक कर्ण बघेला भागकर देवगिरी ही आया था और इन्होंने रामचंद्र देव ने उसको संरक्षण दिया था। कर्ण बघेला को शरण दिया। एक और कारण तीसरा अगर आप देखेंगे तो कर्ण बघेला की पत्नी कमला देवी, आपने उत्तर भारत में पढ़ा, कमला देवी को पकड़कर उसको दिल्ली ले जाया गया और अलाउद्दीन खिलजी ने उसको अपनी पत्नी बना लिया। तो कमला देवी जो कि अब अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी है, अपनी पुत्री देवल देवी से मिलना चाहती थी। जो कि कर्ण बघेला के साथ ही थी। तो ये 3 कारण प्रमुख रूप से आप देखेंगे जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का अभियान किया। 3 वर्षों से रामचंद्र देव ने वार्षिक कर नहीं दिया था, कर्ण बघेला को शरण दिया था और साथ ही कमला देवी अपनी पुत्री देवल देवी से मिलना चाहती थी। इसलिए मलिक काफूर के नेतृत्व में मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना भेजी गई और उधर से उलुग खां की भी सेना आती है। मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है देवगिरी के अभियान के लिए। साथ में ही गुजरात का जो शासक है अल्प खां के नेतृत्व में भी उसका भी सेना का सहयोग प्राप्त होता है। और कर्ण बघेला जो है बगलाना का एक छोटा क्षेत्र था, उसका जो है शासक बना रहता है। उस पर कब्जा करने के लिए ये अल्प खां आता है और रास्ते में ही जो है देवल देवी जो है पकड़ी जाती है। देवल देवी पकड़ ली जाती है और उसे दिल्ली भेज दिया जाता है। दिल्ली भेज दिया जाता है। और जबकि देवल देवी का विवाह रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव के साथ जो है होना तय हुआ था, लेकिन इसको पकड़ लिया जाता है और इसको दिल्ली भेज दिया जाता है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र जो है खिज्र खां के साथ इसकी शादी कर दी जाती है। अब रामचंद्र देव ने अधीनता स्वीकार कर ली और बदले में इनको दिल्ली ले जाया गया और खूब ढेर सारे सोना चांदी धन जो है अलाउद्दीन खिलजी को दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी। तो इस तरीके से देवगिरी का अभियान होता है। इसमें जो कुछ प्रमुख चीजें ध्यान में रखने योग्य हैं वो ये है कि यहाँ का शासक रामचंद्र देव है। क्यों देवगिरी का अभियान करता है, इसके 3 कारण आप बताएंगे। 3 वर्षों से वार्षिक कर नहीं दिया था रामचंद्र देव ने। इसके साथ ही कर्ण बघेला को शरण दिया हुआ था जो कि गुजरात का शासक था, वहां से जब भागा तो यहाँ पे इन्होंने को शरण दिया हुआ था। और एक बगलाना वाले क्षेत्र में ये शासक, छोटे से क्षेत्र में शासक कर रहा था। और तीसरा कारण था कि कमला देवी अपनी पुत्री देवल देवी से मिलना चाहती थी, इसलिए भी इस क्षेत्र का जो है अभियान करना जरूरी हो गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना भेजी और इसको जो है गुजरात का जो शासक है अल्प खां, उससे भी सेना की मदद प्राप्त होती है। अल्प खां आता है तो रास्ते में ही बगलाना पे कब्जा करने के लिए आता है, तो रास्ते में देवल देवी पकड़ी जाती है। और देवल देवी की यद्यपि शादी रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव से
तय हो गई थी, लेकिन फिर भी इसको दिल्ली भेजा जाता है और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के साथ इसकी शादी कर दी जाती है। रामचंद्र देव अधीनता स्वीकार कर लेता है और इसको दिल्ली ले जाया जाता है। वहां पर अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारा धन, सोने चांदी इत्यादि देता है और अलाउद्दीन खिलजी इसे राय रायन की उपाधि देके वापस भेज देता है देवगिरी में। इस तरीके से आपका देवगिरी का अभियान हो गया। दूसरा है तेलंगाना। तेलंगाना, यहाँ का शासक है प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव, ठीक। तो एक बार पहले भी इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली से सेना भेजी गई थी, लेकिन उसमें सफलता नहीं हुई, दिल्ली की सेना पराजित हुई। और फिर 5 वर्षों के बाद फिर एक सेना भेजी जाती है मलिक काफूर के ही नेतृत्व में। मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है। प्रताप रुद्रदेव मलिक काफूर की सेना का सामना करता है और रक्षात्मक युद्ध करता है, छापामार युद्ध नीति अपनाता है, लेकिन फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती। तो जब उसको ये पता चल जाता है प्रताप रुद्रदेव को कि कुछ धन लेकर मलिक काफूर वापस चला जाएगा, तो उसने जो है संधि कर ली। और संधि के बाद सोना चांदी हीरे जवाहरात इत्यादि बड़ी मात्रा में दिया, जिसे ऊंटों और हाथियों पर लाद कर दिल्ली ले जाया गया। और अलाउद्दीन खिलजी का यही उद्देश्य भी था कि इन क्षेत्रों से जितना जो है धन प्राप्त किया जा सके, यही उसका उद्देश्य था। उसका उद्देश्य पूरा हो गया। फिर इसके साथ ही इसने वार्षिक खिराज, प्रताप रुद्रदेव ने वार्षिक खिराज भी देना स्वीकार किया। तो तेलंगाना की विजय में जो कुछ चीजें ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ का शासक है प्रताप रुद्रदेव। एक सेना पहले भी दिल्ली से भेजी गई थी 1303 ईस्वी के आसपास, तो उस सेना को पराजित कर दिया गया था। फिर उसके बाद 5 वर्षों के बाद 1308 ईस्वी में पुनः मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है। प्रताप रुद्रदेव इस सेना का सामना करता है, छापामार नीति भी अपनाता है, रक्षात्मक रवैया अपनाए रहता है, लेकिन उसको सफलता नहीं प्राप्त होती। जब उसे प्राप्त होता है कि मलिक काफूर धन लेकर वापस लौट जाएगा, तब उसने उससे संधि कर लिया और तमाम सोना चांदी हीरे जवाहरात वगैरह देकर और साथ ही वार्षिक खिराज या टैक्स देना स्वीकार कर लिया। इस तरीके से तेलंगाना की विजय होती है। इसके बाद है तीसरा दक्षिण का ही क्षेत्र, वह है होयसल। यहाँ का शासक है वीर बल्लाल। मलिक काफूर के ही नेतृत्व में सेना भेजी जाती है। मलिक काफूर के नेतृत्व में जब यहाँ पर सेना भेजी जाती है होयसल में, तो इसकी राजधानी है द्वार समुद्र। यहाँ पर मलिक काफूर पहुंचता है तो पता चलता है कि वीर बल्लाल गया हुआ है। ये दक्षिण में अभी आएगा आपका पांड्य राज्य में क्या हुआ है, गृह युद्ध हो रहा है, 2 भाइयों के बीच में गृह युद्ध हो रहा है। तो उसमें वह वीर पांड्य, यहाँ का वीर पांड्य है और सुंदर पांड्य 2 भाई हैं। इनके बीच में गृह युद्ध चल रहा है। तो वीर बल्लाल वीर पांड्य की मदद के लिए आया हुआ है। जब इसे पता चलता है कि मलिक काफूर उसकी राजधानी तक आ गया है, तो वह आता है उसका सामना करने के लिए। फिर अंत में जो है मलिक काफूर से
वीर बल्लाल संधि कर लेता है और बड़ी मात्रा में सोने चांदी हीरे जवाहरात वगैरह देके उससे छुटकारा पाता है। तो ये होयसल की जो है विजय प्राप्त हो जाती है। होयसल में ज्यादा कुछ ध्यान रखने योग्य नहीं है, बस यहाँ का शासक कौन है, और यहाँ का शासक जब मलिक काफूर यहाँ पे आक्रमण करता है तो वो गया हुआ है दक्षिण में एक राज्य है पांड्य राज्य, वहां में दो भाइयों में जो है गृह युद्ध चल रहा है, वीर पांड्य सुंदर पांड्य। उसमें यह वीर पांड्य की मदद करने के लिए आया हुआ है। फिर वीर बल्लाल को जब पता चलता है कि मलिक काफूर ने आक्रमण कर दिया है तो वापस लौट के आता है अपने राज्य में और मलिक काफूर से जो है संधि कर लेता है और उसके बदले में सोने चांदी हीरे जवाहरात वगैरह देता है। पांड्य राज्य अगला है, चौथा राज्य पांड्य राज्य। पांड्य राज्य में जैसा कि आप जानते हैं कि दो भाइयों के बीच में, वीर पांड्य सुंदर पांड्य के बीच में संघर्ष चल रहा है, सत्ता संघर्ष। मलिक काफूर ही यहाँ पर भी आता है, आक्रमण करता है और वीर पांड्य और सुंदर पांड्य दोनों जो है भाग खड़े होते हैं और इस क्षेत्र को जी भर के लूटता है मलिक काफूर और रामेश्वरम तक चला जाता है। रामेश्वरम यहाँ के मंदिरों को तोड़ता है, अन्य मंदिरों को भी तोड़ता है और मस्जिद भी यहाँ पे बनवाता है। अंत में लूट मार करके बहुत सारा धन प्राप्त करके फिर यहाँ से वापस दिल्ली चला जाता है। और मलिक काफूर के सामने वीर पांड्य सुंदर पांड्य, उसकी राजधानी पांड्य को लूटा जा रहा है पांड्य राज्य के, लेकिन ये दोनों सामने नहीं आते हैं और मलिक काफूर जी भर कर इस क्षेत्र को लूटता है, रामेश्वरम तक जाता है और वहां के मंदिरों को तोड़ता है और वहां एक मस्जिद भी बनवाता है। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण की विजय पूरी हो जाती है। तो जैसा कि आपने देखा इस क्षेत्र में उसका प्रमुख उद्देश्य है कि इन क्षेत्रों से कितना धन प्राप्त किया जा सके, उपहार प्राप्त किया जा सके, वार्षिक कर प्राप्त किया जा सके, यही उसका उद्देश्य था और अपने वह इस उद्देश्य में वह सफल हुआ। ओके, थैंक यू।